बीजेपी की कैंपेनिंग के दौरान पहुंचे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल नहीं गिनवा पाए अपने ही महकमे के काम, ना ही बता पाए कि आदमपुर के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं किस किस को मिला है लाभ, ना ही जाते हैं आदमपुर के अंदर। सवाल पूछने पर बोलते हैं कि 5 साल पहले मैं ही गया था आदमपुर। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज हम इस प्रेस वार्ता में जो अभी चुनाव आदमपुर में जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है उसी के संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने एक संयुक्त उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को उतारा है और भव्य बिश्नोई बहुत ही यंग एनर्जेटिक और पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। आजकल युवाओं का ज़माना है और हाईटेक ज़माना है, तो नए जो बच्चे आते हैं उनको अच्छी समझ राजनीति की भी, और जो डिजिटलाइजेशन माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उस युग के लिए इस तरह के बच्चे काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। तो भव्य बिश्नोई जी हमारे उम्मीदवार हैं, संयुक्त उम्मीदवार हैं बीजेपी के। और आज आप सब लोग देख भी रहे हैं कि पूरा हमारे प्रदेश का पूरा कार्यकर्ता इस चुनाव में लगा हुआ है और हर आदमी, हर कार्यकर्ता अपनी निष्ठा और ईमानदारी से इस चुनाव में लगा हुआ है। और जिस तरह से पिछले 8 साल के अंदर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के जिस तरह से विकास कार्य करवाए हैं, उन सब को देखते हुए पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान, इसलिए अभी हमारे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हुए उसमें भी ज़्यादातर हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन और पार्षद वगैरह विजय हुए थे। और आज भी आदमपुर के अंदर माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह है, क्योंकि पिछले 8 साल के अंदर लगभग 500 करोड़ रुपए के काम इस विधानसभा आदमपुर के अंदर हुए हैं। और दूसरी जो हर क्षेत्र के लिए इस सरकार ने काम किया है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, दलित है, शोषित है, वंचित है, सभी वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। आज भी हरियाणा सरकार के अंदर भी हम 2 मंत्री हैं दलित समाज से, और अभी अभी आपने ताज़ा उदाहरण देखा होगा कि कृष्ण पंवार जी को राज्यसभा में भेजने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो ये दर्शाता है कि दलितों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी सजग है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में, इस उपचुनाव के अंदर हमारा जो उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, वो भारी मतों से विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। ये सब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के बीच में आप लोग क्वेश्चन पूछे। सर, आपने शुरुआत में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था डिजिटल भारत, उन्होंने काफ़ी उसको बढ़ाया है। एक डिजिटल युग का आप कैंडिडेट आदमपुर इलेक्शन के लिए लेके विदेश से पढ़े हैं, इसकी खूबियाँ तमाम आपसे पहले जो बताया उन्होंने भी बताई। लेकिन सोशल मीडिया के अगर उनके अकाउंट पर निगाह मारे तो ना ही तो पूंजी बिश्नोई, ना ही भव्य बिश्नोई देश में या फिर पार्टी के किसी नेता या किसी लीडर को फॉलो नहीं कर सकते। देखो अभी उनके इंस्टाग्राम पर हमने निगाह मारी, बहुत सारी विदेशी युवतियाँ जिसमें कुछ आपत्तिजनक उनके फोटो भी है, उनको लाइक करते हुए भव्य बिश्नोई पर आपका। देखो जिस तरह से आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, कुलदीप बिश्नोई ने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो अब आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी हमारी नीतियाँ हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे। और ये तो उनका इंडिविजुअल जो मामला आप बता रहे हो उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। तो 2 महीने में कितना टाइम लगता है जैसे तय करने को? 2 महीने हो गए ना लगभग मोदी जी को फॉलो या लाइक करने में कितना टाइम लगता है? उनके फेसबुक पे देखें तो सर कुलदीप बिश्नोई मात्र 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, और भव्य बिश्नोई 10। भव्य बिश्नोई के 10 में से 10 जितने भी हैं अकाउंट वो सारे विदेश के हैं। चलो ये तो कई बार ऐसा होता है कि ये फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है,
कई लोग इसमें नहीं होते, कई ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसमें तो इंडिविजुअल वो है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। वेरीफाइड है और उनके पास माननीय प्रधानमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं उनको लाइक और फॉलो करने का वक्त नहीं मिला, लेकिन इसी दौरान वो मैंने बताया कि विदेश की ऐसी कुछ महिलाएं जिनमें बहुत आपत्तिजनक उनके फोटो हैं, प्रोफेशनल उनका जिक्र मैं क्या करूँ क्या है उनका, उनको फोटो को भी लाइक करते हुए वक्त तो है उनके पास, इंटरेस्ट भी, लेकिन इंटरेस्ट देखो अब ये इंडिविजुअल बात नहीं करें तो अच्छा है। सार्वजनिक पटल पे है सर, वो कैंडिडेट चुनाव में है, ये निजी तो नहीं हो सकती, उनके अपने व्यक्तिगत जो आचार व्यवहार है वो कहीं ना कहीं संदेश तो देगा पार्टी के लिए भी और उनके अपने मतदान में। चलो इस बारे में देखो मेरे कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो आपने जितनी योजनाएं गिनवाई सर, आपने ये कहा कि ये हो गया वो हो गया, आप आदमपुर के बारे में बताइए कि कितनी योजनाओं का लाभ कितने लोगों को? देखो अभी मैंने बताया लगभग जो मेरे को बताया गया कि 500 करोड़ रुपए के काम विधानसभा के अंदर। देखो सभी, चाहे वो सड़क का महकमा हो, चाहे बिजली का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, सभी विभागों के ये कलेक्टिव बताया है मैंने। और पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी से भेदभाव नहीं करते, और चाहे वो करनाल हो, चाहे बावल हो, चाहे आदमपुर हो, सभी जगह वो बराबर विकास करवाते हैं। जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि यहाँ का इसलिए आया हूँ कि विकास हो जाएगा, इसका मतलब कोई विकास हुआ नहीं, उनका ये आरोप नहीं है। देखो विकास, आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो अब आप आके चुनाव में रिलीज करें 500 करोड़ को। नहीं, ये ऑनगोइंग बजट है, मैं आज के लिए नहीं कह रहा, आज घोषणा कर रहे हैं, ये चल रहा है काम, इतने करोड़ का काम चल रहा है, कुछ हो गया। हाँ जी, नहीं, मैं पहले बहुत घूमा, मैं सरसा का चेयरमैन रहा हूँ, मेरे ना हिसार का चेयरमैन। हाँ जी, सड़कों का हाल आज तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन पहले मैं आता रहा हूँ, हिसार का मैं चेयरमैन रहा हूँ, तो मेरे को पता है। वर्तमान का हाल ये है सर, पूरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी गाँव हैं, अगर उनमें से कोई 2 सड़कों की ऐसी दूरी जो 5 से 7 किलोमीटर पहले तो बिना पूरी हो, तो ये कोई समाप्त। चलो इस पर मैंने कहा कि भाई ऑनगोइंग है, और मान लो बरसात की वजह से या कोई और कारण की वजह से सड़कें टूटती भी रहती हैं, बनती भी रहती हैं, ऐसा नहीं। कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे बरसात हुई, आप जैसे लोग जाके फ़ोटो खींच लेते हो जी पानी भर गया, पानी भर गया, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, घंटे 2 घंटे में खाली हो जाता है। इसी तरह सड़कों का है, हो सकता है बरसात में टूटी हो, बाद में बढ़ जाएगी। मंत्री जी आपने जिक्र किया है कि हम 2 दलित मिनिस्टर हैं हरियाणा गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंट करते हैं दलितों को। आपके डिपार्टमेंट की कोई ऐसी अचीवमेंट जिससे दलितों के जीवन में सुधार हुआ, वो बताएं। अभी मैंने बताया कि एक तो ये जो हमारा मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुनर्वास योजना, या SC/ST एट्रोसिटीज़ में उनका कंपनसेशन की योजना, लाइब्रेरी की योजना, हॉस्टल की योजना, ये काफ़ी योजनाएं हैं। और जिस अंत्योदय जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो चल रही है, इसके तहत जितने भी हमारे जो दलित हैं जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उन लोगों को जो हमारी योजना है उनके साथ जोड़कर उनको लाभ दिया जा रहा है, उनको ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है। कितने लाभार्थी ऐसे हैं सर जिनको इन योजनाओं से फायदा मिला है? देखो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी हैं। और अब हम जो पहले की दिक्कतें ये थी कि जो हाथ से काम होता था तो उसमें दिक्कतें आती थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये ऑनलाइन की जितनी भी सुविधाएं दी हैं, उससे काफ़ी राहत मिली है। आपको भी पता है कि पहले मान लो पेंशन किसी को मिलती थी, अगर 100 रुपये मिलती थी, उसको कितनी पहुंचती थी तो आपको भी पता है। लेकिन आज अगर मान लो किसी को 100 रुपये मिलती है तो उसको सीधा खाते में 100 रुपये ही जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार कम करने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसी तरह जो भी स्टाइफंड है या जो भी और सुविधाएँ हैं वो सब डायरेक्ट खाते में जाती हैं। और जितनी भी हमारी सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो डोमिसाइल हो, चाहे वैध सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो या कोई और डॉक्यूमेंट हो, सब घर बैठे आप ले सकते हैं। अन्यथा जो गरीब आदमी थे उन लोगों को दफ्तर में कहीं घुसने भी नहीं देते थे, अधिकारी बात भी नहीं करते थे, लेकिन आज ऑनलाइन होने की वजह से अपने घर बैठकर आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोच है उनकी कि ये लोग किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, इनकी जो सुविधाएं उनको घर बैठे मिले। में आपके सहयोगी जेजेपी है सर, अब तक उनके तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ दिखाई नहीं दिए। झंडे आज आ गए हैं, शायद डंडा बीजेपी का रहेगा, लेकिन उनको पकड़ने वाले जेजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के हाथ कब तक यहाँ चुनाव में होते हैं?
देखो अभी हाँ दुष्यंत जी ने भी कहा है कि भाई हम पूरी तरह से लगेंगे चुनाव में, और ऐसी बात नहीं है, सब लगे हुए हैं और लगेंगे। मंत्री जी, एक जो एमपी का चुनाव हुआ था 2019 में, वीरेंद्र सिंह यहाँ से लड़े थे, तो आदमपुर विधानसभा से 59,000 के आसपास में वोट आए थे। फिर सोनाली फोगाट जी लड़ी वहाँ से चुनाव, तो वो अंतराल 34,000 पे आ गया। तो अब तो कैंडिडेट भी दूसरी पार्टी से आया है, क्या ये 34,000 से और भी नीचे जा सकता है? देखो ऐसा नहीं है, मैंने अभी कहा कि कैंडिडेट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी मैंने नीतियाँ गिनाई हैं, काम गिनाए हैं, उनसे प्रभावित होकर हमारे जो वोटर हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे और जीत निश्चित है। आज मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विजयी रहेगा। ये तो सारे दावा कर रहे हैं कि वेलो भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस तो अभी ज़्यादा थोड़ा सा बता तो दें गणित जीत का दावा तो बड़ौदा में भी किया था, इलाहाबाद में किया था, आजाद में पता नहीं क्या हो रहा था, ये आगे बता दो। नहीं वो ऐसा है, देखो मैं समीकरण अलग अलग होते हैं, कास्ट का भी आप बताते हो, लेकिन ऐसा जो हमारे चौधरी भजनलाल जी का भी जो परिवार है उसका भी अपना वजूद है और पार्टी का भी अपना एक वोट बैंक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब हम कहीं किसी तरह पीछे हैं। परिवारवाद पे सर, परिवारवाद पे क्या टिप्पणी आप? देखो स्टैंड करते हैं क्या बीजेपी में? नहीं परिवारवाद की बात नहीं करता, लेकिन जब चौधरी भजनलाल जी इतने साल लंबे साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, केंद्र में भी मंत्री रहे, तो एक लाइजन तो बन ही जाता है ना, लोग अपना लाइजन तो होता ही है। इस बारे में कह रहा हूँ, मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा। जी नहीं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा मैं, भाई आपने किस काम करवाया तो उसके साथ जुड़ते तो आपका कोई किसी आपकी पार्टी को घेरते हैं ना कांग्रेस को, परिवारवाद नहीं तो परिवारवाद का थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा हूँ कि भाई उनने जो काम करवाया, किसी को नौकरी लगवाया, किसी के कोई काम करवाया, तो आदमी के लाइजन तो बन ही जाते हैं ना। उन्होंने नौकरी लगवाया इसका मतलब वो भ्रष्टाचार करते थे, क्योंकि योग्यता के आधार पर नौकरियां होती तो वो नौकरी नहीं लगवा पाते। नहीं तो वो तो पहले की सरकारों में तो ऐसे ही होता था, लेकिन ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योग्यता के आधार पर नौकरियां की हैं, इंटरव्यू को जो खत्म किया करते हैं उनका बीजेपी स्वागत करती है, उनको परिवारवाद नहीं, अब ये तो पहले की सरकारों में तो ऐसा ही होता था, कोई इंटरव्यू वगैरह अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ख़त्म किए हैं। पहले तो होता था इंटरव्यू में, लेकिन आज इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये इंटरव्यू इसमें ख़त्म किया है क्लास 3 क्लास 4 के अंदर। आपका ये मानना है कि धनलाल सरकार में भी करप्शन होते थे? देखो करप्शन नौकरियों में तो आपने सुनते ही थे, अब वही ये कर दिया वो कर दिया। एक सवाल होता है सर बड़ौदा और इलाहाबाद चुनाव में जो चुनावी रेवड़ियां बांटी गई थी, जो योजनाओं की घोषणा की गई थी, वो कहाँ तक पहुंच गया? कुछ एक जो योजनाएं हैं, कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री गया और वो घोषणा कर देता है, लेकिन कई चीज़ ऐसे है फिजिबल नहीं हो पाती, कहीं ज़मीन अवेलेबल नहीं है, कोई और चीज़ जब तक फिजिबल नहीं हो वो सिरे नहीं चढ़ती। अगर विजिबल है तब भी क्यों नहीं हो रही सर? है जी, विजिबल है तब भी क्यों नहीं हो रही? फिजिबल ऐसा है, जो भी घोषणा होती है अगर वो फिजिबल है तो उस पर पूरा काम होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर पूरा फोकस रखते हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।